बांग्लादेश और म्यांमार से आने वाले रोहिंग्या देश के लिए नासूर बनते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो यहां पर आकर हर तरीके से दंगे करते हैं। वो जानबूझकर अपनी भीड़ को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि हमारे धार्मिक स्थलों को वो छीन सकें, उनके ऊपर अपना अवैध कब्जा कर सकें और इस तरह की सिचुएशन पैदा कर सके ताकि देश के अंदर जब कोई ऐसी सिचुएशन अनकंट्रोल हो जाएगी, दंगों की सिचुएशन अनकंट्रोल हो जाएगी, तो देश को बांटना आसान हो जाए। इस तरह के एजेंडे पर काम किया जा रहा है। इसलिए बार बार देश के अंदर रोहिंग्याओं को घुसाया जा रहा है, उनको हर तरीके से एक सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है। उनको इस तरीके से जो आधार कार्ड होते हैं, पैन कार्ड होते हैं, ये जो दस्तावेज होते हैं, ये उनको मुहैया करवाए जा रहे हैं। और ये जो काम करने वाले हैं, ऐसे बहुत से संगठन हैं, ऐसे बहुत से एनजीओज हैं जिनके ऊपर रेड मारी गई है, जिनको पकड़ा भी गया है। ये जो रोहिंग्या हैं, ये लगभग क्या कार्य कर रहे हैं, आइए वो आपको बताती हूँ। रोहिंग्या लोग जो हैं वो मृत लोग, यानी कि अगर मान लीजिए मेरे परिवार से किसी की कुछ साल पहले मृत्यु हो चुकी थी बुढ़ापे के अंदर, तो उस जैसे लोगों का जो डाटा है, उनका जो आधार कार्ड नंबर है, उनका जो पैन कार्ड नंबर है, उनको यूज करके ये देश में घुस रही हैं। और इनको जो हेल्प कर रहे हैं वो हमारी ही कुछ एजेंसियां हैं जो इस तरह के लोगों से साठगांठ करती हैं। जो मेन एनजीओज वगैरह होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं, उनके साठगांठ करते हैं हमारे कुछ अधिकारी, मेन अधिकारी साठगांठ करके, पैसे के लेन देन करके या जैसे भी साठगांठ करके वो डाटा इनको देते हैं कि हाँ देश में कितने लोगों की मृत्यु हुई है, कौन से कहां से है, कौन से धर्म से है, कौन से जाति से है, इस तरीके से डाटा देते हैं। और उस डाटा का यूज करके इन जैसे रोहिंग्याओं को इनके आधार कार्ड उस लेवल पर बनवाए जाते हैं। उन मृत लोगों का आधार कार्ड और वोटर कार्ड यूज करके ये सिर्फ देश में घुस ही नहीं रहे हैं, बल्कि उनके नाम पर कारोबार भी चला रहे हैं। उनके नाम पर कई तरीके से बैंकों में खाते भी बनवाए जा रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उनके नाम पर ही ये काम कर रहे हैं और आज से नहीं, लगभग कई सालों से कर रहे हैं, जिसको धीरे धीरे पकड़ा भी जा रहा है। अब ये जो पूरा गिरोह मिला है, ये एनआईए ने ढूंढा है। एनआईए हम जानते हैं कि हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों का नाम है। अलग अलग राज्यों में इन लोगों को पकड़ा गया है। एनआईए ने यह भी बताया है कि इन लोगों को विदेशों से फंडिंग आती है। ये जो लोग पकड़े गए हैं, ये कानपुर और लखनऊ से पकड़े गए हैं। इनके गिरोह का जो मेन एक बंदा है जो इस तरह के काम करता है, उसका नाम है मोहम्मद राशिद अहमद। और उसने ये भी बताया है एनआईए को कि 5 बांग्लादेशी मैंने फर्जी दस्तावेजों पर तैयार करवाए हैं और उनको यहाँ पर बुलाकर देवबंद के अंदर उनका ठिकाना तैयार करवाया है, यानी कि देवबंद में उनको ठहरवाया है। वहां पर ही उनके सारे के सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिए थे और वहीं पर उनको रहने का एक सिस्टम उनका बना दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा है एनआईए ने कि विदेशी फंडिंग वाले कुछ एनजीओ काम करते हैं, जिसका जो इनको एनजीओ को चलाने वाला जो बंदा है वो है अबू सालेह मंडल। इसको लखनऊ से पकड़ लिया गया है। एटीएस ने यह भी बताया है कि हरोला अल जमियातुल इस्लामिया दारुल उलूम मदरसा नाम का एक जगह है और कबीर बाग मिल्लत एकेडमी नाम से ये 2 संस्थाएं हैं, 2 ट्रस्ट हैं जो ये चलाता था। ये व्यक्ति यानी कि जो अबू सलेह नाम का व्यक्ति है, ये दोनों ट्रस्ट चलाता था इस तरह के नाम का। और इन दोनों ट्रस्ट के अंदर पिछले जो 2018 से 2022 के बीच में इस ट्रस्ट के अंदर 58 करोड़ रुपए की फंडिंग आई है बाहर से। और ये जो फंडिंग आई है ये किसी उम्मा नाम की ट्रस्ट से आई है। वहां से इसके अंदर 58 करोड़ की फंडिंग आई है। ये कुछ छोटी मोटी फंडिंग नहीं है। इसी फंडिंग से सारे के सारे आतंकवादी काम भी किए जा रहे हैं। आतंकवादी गतिविधियां भी इसी फंडिंग से करवाई जा रही हैं। अब ये जो रोहिंग्या हैं ये कहां कहां बसाए जा रहे हैं, एनआईए ने ये भी बताया है। कहते हैं मोस्ट ऑफ तमिलनाडु, हरियाणा, आसाम, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और जम्मू, यहां ये बहुत ज्यादा मात्रा में भेजे जा चुके हैं। जो बांग्लादेशी रोहिंग्याज वगैरह ये हैं पड़े, उनको यहां बहुत ज्यादा मात्रा में भेजा जा चुका है। एक शहाबुद्दीन हुसैन एक व्यक्ति है जो सरकारी अधिकारी जो होते हैं उनसे साठगांठ करके उन मृत लोगों का डाटा सारा के सारा उनसे कलेक्ट करता है। और उसके बाद एक बाबू मियां और नूर करीम, इनके जो इन मृत लोगों के जो आधार कार्ड नंबर होते हैं ना, उस नंबर का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद
उस एज का, मान लो किसी आधार कार्ड नंबर की जो नंबर है उस पर जो मृत व्यक्ति था उसकी एज थी मान लो 53, तो उसी एज के आसपास के जो लोग होते हैं, उसी एज के आसपास उस रोहिंग्याओं को इन्हीं के आधार कार्ड से जो इनका एड्रेस वगैरह है उसमें अपडेट करवा देते हैं। उसी आधार कार्ड के अंदर वो आधार कार्ड इनके नाम पर अलाउड करवा दिया, उसके बाद उसी के अंदर एड्रेस को अपडेट करवा देते हैं। एड्रेस के साथ साथ, एड्रेस चेंज करने के साथ साथ उसी आधार कार्ड के ऊपर राशन कार्ड वगैरह बनवा देते हैं, उसी आधार कार्ड पर पैन कार्ड वगैरह बनवा देते हैं, और इस तरीके से बहुत सारे दस्तावेज को रेडी करवाया जाता है। और उसके बाद उन लोगों का वो दस्तावेज वो रेडी हो जाता है, पूरा की पूरा एक डाटा रेडी हो जाता है कि ये बंदा इसके नाम पर है। उसके बाद वो अपना बैंक अकाउंट खुलवाता है, उसके बाद वो अपना धीरे धीरे करके वोटर कार्ड भी बनवा लेता है, और इस तरीके से वोटिंग की भी उनको सिस्टम मिल जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या है कि वोटिंग के लिए सब कुछ किया जा रहा है। देश में सरकार उनकी होगी तो सब कुछ उनका होगा, यही मेन एजेंडा यही है। 2022 में जब ये पता लगा कि इस तरह की चीजें की जा रही हैं, मृत लोगों के नाम पर इस तरह से लोग घुस रहे हैं, रोहिंग्या घुसाए जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने, आपको याद होगा कि सबका डाटा मंगवाना शुरू कर दिया था कि जो जन्म का जो डाटा होता है वो भी, और जो मरे हुए लोग हैं, जो मृत लोग हो चुके हैं आपके परिवार के, उनका डाटा आपको आधार कार्ड नंबर बताना जरूरी है। यानी कि जो इनके रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना जरूरी है कि हाँ ये इंसान हमारी फैमिली में अब नहीं है, उनका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। वो इसलिए कहा गया था ताकि उनके आधार कार्ड को हर तरीके से निष्क्रिय किया जा सके। जहां जहां उनका आधार कार्ड लिंक है उसको हटाया जा सके, उनका आधार कार्ड को निष्क्रिय किया जा सके, ताकि उनके नाम पर और तरीके से रोहिंग्या लोग ना घुसें, उनके नाम पर हर तरीके से आधार कार्ड वो खुद का अपडेट ना करवा सके। यही कारण है कि गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स उठाती है तो बहुत सोच समझकर, हम लोग बाद में समझते हैं, लेकिन होता कारण देश की भलाई के लिए ही है। आप सबका इस बारे में क्या कहना है, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।